क्या आप जानते हैं कि समुद्री कृषि क्या होती है? समुद्री शैवाल की खेती, जिसे समुद्री कृषि के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए समुद्री शैवाल की खेती और कटाई की कार्यविधि है। समुद्री शैवाल समुद्री पौधों का एक विविध समूह है जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मनुष्यों को कई लाभ प्रदान करता है। अपने उच्च पोषण मूल्य और बहुमुखी उपयोग के साथ समुद्री शैवाल की खेती ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है। समुद्री शैवाल की खेती की प्रक्रिया में नियंत्रित वातावरण में समुद्री शैवाल प्रजातियों की खेती शामिल है, जैसे कि समर्पित समुद्री शैवाल फार्म या समुद्र में निलंबित खेती प्रणाली। ये प्रणालियां समुद्री शैवाल के विकास के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करती हैं, जिनमें पोषक तत्वों से भरपूर जल, इष्टतम सूर्य का प्रकाश और उचित जल संचयन शामिल है। समुद्री शैवाल की खेती खाद्य उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है। ये विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का एक समृद्ध स्रोत है, जो इसे स्वस्थ आहार का एक मूल्यवान घटक बनाता है। इसके अतिरिक्त समुद्री शैवाल के अर्क का उपयोग दवाओं, त्वचा देखभाल उत्पादों और उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। समुद्री शैवाल की खेती से कई पर्यावरणीय लाभ भी मिलते हैं। समुद्री शैवाल जल से अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, पोषक तत्वों के प्रदूषण के प्रभाव को कम करते हैं और पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं। वे कार्बन सिंक के रूप में भी कार्य करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर और संग्रहित करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। कुल मिलाकर समुद्री शैवाल की खेती खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के लिए एक स्थायी और आशाजनक समाधान प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, समुद्री शैवाल की खेती विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने और अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान करने की क्षमता रखती है। कि प्राचीन ढोकरा कला क्या है? भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न कलाओं व संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। सभी प्रकार की कलाएं किसी न किसी रूप में इतिहास से जुड़कर अपनी गौरवशाली गाथा का बखान करती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की ढोकरा कला भी इन्हीं कलाओं में से एक है। इस कला का दूसरा नाम गढ़वा कला भी है। ये कला प्राचीन होने के साथ साथ असाधारण भी है। इस कला में तांबा, जस्ता, वारांगा, टीन आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन व रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे मोम क्षय विधि, वैक्स लॉस प्रोसेस भी कहते हैं। इस कला का उपयोग करके बनाई गई मूर्ति का सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति है। ढोकरा कारीगरों के अनुसार वर्तमान में इन कारीगरों की सबसे बड़ी समस्या है जीएसटी नई टैक्स प्रणाली का पालन कर पाना। इसके कारण इनके द्वारा निर्मित मूर्तियों की बिक्री लगभग आधी हो गई है। वर्तमान बाजार में इस कला के पारंपरिक स्वरूप बदल गया है। मधुमक्खियों से प्राप्त मोम, जो कि इस कला की प्राथमिक आवश्यकता थी, अब उसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि ये इतनी महंगी हो चुकी है कि इसे खरीदना आसान नहीं है। पारंपरिक पशु मूर्तियों, घोड़े, हाथी, ऊंट और ऐसी ही अन्य मूर्तियां धीरे धीरे पेपरवेट्स, पेन होल्डर, मोमबत्ती होल्डर जैसी अधिक कार्यात्मक चीजों द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का ओकरा स्टूडियो भारत के 4000 वर्ष पुरानी इस शिल्प कला को संरक्षित करने में मदद कर रहा है। कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है? फ्लोर टेस्ट, जिसे विश्वास मत के रूप में भी जाना जाता है, विधायी निकायों में ये निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि सत्तारूढ़ सरकार अभी भी सदन का विश्वास रखती है या नहीं। ये सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करता है कि क्या एक सरकार, जिसे अपना बहुमत खोने का संदेह है, अभी भी बहुमत विधायकों का समर्थन बरकरार रखती है। विधायी सत्र के दौरान अध्यक्ष के पास शक्ति परीक्षण शुरू करने का अधिकार होता है। ऐसी स्थिति में जहां विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत शक्ति परीक्षण बुलाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा और अन्य 2020 के मामले में जब सरकार की बहुमत खोने का प्रथम दृष्टया संकेत हो तो फ्लोर टेस्ट बुलाने के अध्यक्ष के अधिकार की पुष्टि की थी। फ्लोर टेस्ट के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को देखें
तो जब सत्तारूढ़ सरकार के बहुमत की वैधता पर प्रश्न उठाया जाता है तो बहुमत के समर्थन का दावा करने वाली पार्टी के नेता को विश्वास मत लाना होगा। मुख्यमंत्री विश्वास मत की मांग के लिए एक प्रस्ताव शुरू करते हैं, जहां उपस्थित विधायक अपना वोट डालते हैं। यदि अधिकांश सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं तो सरकार सत्ता बरकरार रखती है, अन्यथा मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है। मतदान प्रक्रिया को संचालित करने के लिए ध्वनि मतदान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और वोटों के भौतिक विभाजन सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। कि हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन रासायनिक तत्वों का एक समूह है जो आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है। इस समूह में फ्लोरीन यानी F, क्लोरीन यानी Cl, ब्रोमीन यानी Br, आयोडीन यानी I और एस्टेटिन यानी At शामिल हैं। हैलोजन अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अधातु है और अपने अद्वितीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण विशिष्ट गुण प्रदर्शित करते हैं। हैलोजन कमरे के तापमान पर विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें हैं, ब्रोमीन एक तरल है और आयोडीन एक ठोस है। एस्टेटिन रेडियोधर्मी है और अत्यंत दुर्लभ है। वे विशिष्ट रंग प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन हल्का पीला है, क्लोरीन हरा पीला है, ब्रोमीन लाल भूरा है, आयोडीन बैंगनी है और एस्टेटिन संभवतः काला है। हैलोजन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उन्हें अत्यधिक प्रतिक्रियाशील बनाते हैं। वे अपने अष्टक को पूरा करने और एक स्थिर इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए अन्य तत्वों, विशेषकर धातुओं के साथ आसानी से यौगिक बनाते हैं। हैलोजन मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट हैं जो प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने में सक्षम हैं। बढ़ते परमाणु आकार और घटती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण समूह में फ्लोरीन से आयोडीन तक हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता कम हो जाती है। हैलोजन जैविक प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन यानी आयोडीन और एंजाइमों के कार्य में तथा जल शुद्धिकरण से लेकर फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक और वस्त्रों के उत्पादन तक कई औद्योगिक प्रक्रियाएं हैलोजन और उनके यौगिकों पर निर्भर करती हैं। साथ ही हैलोजन यौगिकों का महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है। पृष्ठ संख्या 173।